Iran, America, in Iran is a disgrace. और इजराइल। He targeted Iran main enrichment facility. आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात? Israel launched multiple strikes on Iran. दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग पूरा समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर 2। We shall never surrender. वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे कि या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे और या हिटलर का, Dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. जिसमें दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, Ich werde dich eingebracht. जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे और ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला करने और बहुत तेजी से पूरा ईरान फतह करने लगे। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दी और उनसे अपनी बादशाहत बचाने की भीख मांगने लगा, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका ये बेटा रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार पपेट था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था ईरान के लोग भी बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह पार्टियां करें और अपने सारे ट्रेडिशंस को भूल जाए। इसीलिए वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और इनकी जगह म्यूजिक, पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहां तक एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। I mean to be, as you say, the king of kings. यहां तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग फैसल को कहा कि तुम ये क्या पुराने जमाने में रह रहे हो, तुम्हें चाहिए कि सऊदी को भी बिल्कुल वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बनाओ। लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहां पर फनी बात यह है कि आज वही सऊदी ईरान से कहता है कि तुम भी थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मानता। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर करने की कोशिश की कि ईरान के सारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसके बाद ईरान की मस्जिदों और मदरसों में ये स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ स्पीचेस करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी और उसके फॉलोअर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने लगे। आखिर खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके ईरान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत को बहुत गौर से नोट कर रहा था, सद्दाम हुसैन। आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन भी खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहां तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड पे करके उसे गोली मार देता हूं, जो सद्दाम के लिए एक बहुत ही आम बात थी और इसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा कि नहीं, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये बुड्ढा खुमैनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इमाम खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड करने लगा, जिन्हें फिर बहुत सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी की बातें सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक फौज और
सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था America gave us generous and valuable financial and military और assistance. वो मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी رنجش سفر را بر خود هموار کنیم. अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे। ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था در این روز بزرگ تاریخ ایران जिसे आज से बहुत साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दी। इस पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच में एक नई सिटी बनाई गई और अपने वीआईपी मेहमानों के लिए ईरान के बादशाह ने 600 लेमोजीन्स मंगवाई, सोने की प्लेट्स में खाना खिलाया, जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया और अपने सोने के तख्त पर ऐसे बैठा कि अब वही पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह है। लेकिन अब जब ईरान का बादशाह अपनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था, वहां ईरान के गरीब लोग सोचने लगे कि हम यहाँ खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं और हमारा बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाता है। इसीलिए इस पार्टी के बाद ईरान के लोग बहुत तेजी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ने लगे और खुमैनी ने भी अपनी कैसेट्स में ऐलान किया شنیدن مطالب حق कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान में इतना ताकतवर हुआ कि ईरान के बादशाह को समझ आ गई कि अब उसे सिर्फ एक ही ताकत खुमैनी से बचा सकती है, सुपर पावर अमेरिका। तो वो बिल्कुल अपने बाप की तरह जाकर सुपर पावर्स के सामने I भीख wish to मांगने लगा, express to you our deep gratitude. जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की और इस मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियरली कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और ये सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग चुका है, तो इमाम खुमैनी 14 साल एग्जाइल में रहने के बाद फाइनली ईरान की तरफ रवाना Khomeini flies from Paris to Tehran. दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के लिए इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितना इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुए। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की जमीन से पहली बार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स ने अमेरिका की एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया focused on our fellow Americans being held hostage in Iran. और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर تروریست هستن از آقای کارتر باید پرسید कि मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम अमेरिका ईरान के बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। और यहां से पहली बार अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान का बादशाह कभी भी वापस ईरान नहीं आया और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने ईरान का नया शाह होने का ऐलान किया। On finding mother. नाउ ईरान में खुमैनी ने अपनी नई इस्लामिक हुकूमत बनाई, लेकिन जैसे ही खुमैनी ईरान का लीडर बना, एट द सेम टाइम ईरान के बिल्कुल पास इराक में भी एक नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन। लेकिन यहां मसला यह था कि दुनिया के बाकी लीडर्स खुमैनी की ताकत से बहुत डरते थे, क्योंकि खुमैनी अपने स्पीचेस में बार बार बाकी मुसलमान दुनिया की आवाम को अपने बादशाहों के खिलाफ बगावत करने पर उभारते थे। ये देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर खुमैनी पर हमला कर दिया और 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान एक बहुत ही सख्त जंग हुआ। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की सपोर्ट होने के बाद भी वो खुमैनी को उसके तख्त से हटा नहीं सका। और आखिर 8 साल बाद जैसे ये जंग खत्म हुई, उसके कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए। खुमैनी का जनाजा दुनिया की तारीख का
सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि उसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो आज तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी भी लीडर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने मिलकर खुमैनी के बाद अपना नया लीडर चूज किया, आयतुल्लाह खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खामेनाई, حق نداره که حق ملت رو در اینجا जो आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर है। अमेरिकाई और उरुग्वाई और इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान के लीडर्स को समझ आ गई कि अब अमेरिका और इजराइल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान के पास अपना खुद का एटम बॉम्ब ना हो। लेकिन अब मसला यह था कि एटम बम बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है और उस वक्त कोई भी ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। तो अब ईरान किसी ऐसे मिरेकल का इंतजार कर रहा था कि दुनिया का कोई मुल्क उसकी एटम बॉम्ब बनाने में मदद करे, और अजीब बात यह है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ईरान के बिल्कुल करीब एक मुल्क, दुनिया की पहली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बॉम्ब बनाया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. पाकिस्तान का एटम बम बनाने के बाद अब्दुल कदीर खान बहुत ही सीक्रेटली ईरान को एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भेजने लगा। एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आसान अल्फाज में बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह घूमता रहता है, लेकिन इसमें कपड़ों के बजाय यूरेनियम डाला जाता है। अगर इस मशीन में यूरेनियम को थोड़ी देर के लिए रखा जाए 5% तक तो उससे बिजली बनती है, लेकिन अगर यूरेनियम को बहुत देर तक इस मशीन में रखकर घुमाया जाए 90% तक तो उससे एटम बॉम्ब बनता है। ईरान पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत तेजी से न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने लगा, लेकिन जैसे ईरान ने ये सब करना शुरू किया, अमेरिका को किसी तरह इस सब की खबर मिल गई। अब पाकिस्तान का एटम बम तो अमेरिका को फिर भी किसी हद तक कबूल था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत ही वफादार मुल्क है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, हमें अपनी कौम का पेट पालना है, और पाकिस्तान चाहे जो भी हो जाए अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ही पुराने दोस्त हैं। लेकिन ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल ऑपोजिट, बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां देता था। इसीलिए जैसे ही अमेरिका को ईरान के इस प्रोजेक्ट का पता चला, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अपनी स्पीच में कहा कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने लिए केमिकल और एटम बॉम्ब बनाना चाहते हैं। एक इराक का सद्दाम हुसैन और दूसरा ईरान का खामेनाई, जिसका आज पूरी दुनिया को पता है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ। जॉर्ज बुश की इस स्पीच के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दी और इराक में हजारों लोगों को मारकर सद्दाम की हुकूमत खत्म कर दी। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इतनी आसानी से तोड़ने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क पर झूठा इल्जाम लगाकर उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान और इराक पर हमले के बाद अब अमेरिका का अगला शिकार ईरान था, और अमेरिका बार बार दोबारा ये झूठ बोलने लगा कि ईरान के पास भी एटम बॉम्ब्स हैं, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थी। और ये ईरान पर हमला करने का बेस्ट टाइम था, क्योंकि ईरान के एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका की बहुत बड़ी फौज थी और ईरान की दूसरी तरफ इराक भी अमेरिका की फौज से भरा हुआ था। मतलब अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया था। तो अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थी कि वो किस तरह अपने मुल्क ईरान को सुपर पावर अमेरिका से बचाएगा। और यहाँ पर खामेनाई ने एक ऐसी बात कही जिससे अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के सारे बहाने टूट गए। खामेनाई, जो इस्लामिक दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उन्होंने एक फतवा दिया कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बॉम्ब बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम तो हमें यह सिखाता है कि जंग के मैदान में भी किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत को नहीं मारा जा सकता। इवन जंग में दरख्तों को भी काटने की इजाजत नहीं है। लेकिन एटम बॉम्ब एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ देखे हर चीज तबाह कर देती है। इसीलिए ईरान के खामेनाई ने एटम बॉम्ब को मुसलमानों के लिए हराम कहा और साथ ही ऐलान किया कि ईरान का एटम बॉम्ब बनाने का
کوئی ارادہ نہیں ہے اور ایران کے دروازے سب کے لیے کھول دے، اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی ایران آ کر خود دیکھے کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن یو این کی ٹیم نے ایران جا کر یہ دیکھا کہ ایران کے سارے نیوکلیئر پلانٹس بالکل اسی ڈیزائن پر بنے ہیں جس طرح پاکستان میں بنائے گئے ہیں، اور پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے خریدی ہے، اور پاکستان پر اتنا پریشر بڑھنے لگا کہ خود عبد القدیر خان نے ٹی وی پر آ کر اس بات کو ایکسپٹ کیا اور پھر سب سے معافی مانگی۔ That much of it is true. اور پاکستان نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبد القدیر خان کو گرفتار کر کے اسے اپنے ہی گھر میں بند کر دیا۔ خامنائی کے اس فتوے کے بعد امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا اب کوئی بہانہ نہیں تھا، لیکن دنیا میں ایک کنٹری ایسے تھی جو بار بار امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کی بات نہیں مانی۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ ایران کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی نے فرانس میں بیٹھ کر ایک بہت ہی عجیب بات لکھی کہ آیت اللہ خامنائی کا ایٹم بم کو حرام کہنے کا فتویٰ ایک جھوٹا فتویٰ ہے، اور وہ اسلام کے ایک کانسیپٹ تقیہ کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ اسلام میں تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ خامنائی بھی ایران کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹا فتویٰ دیا ہے، حرام ہے۔ اور یہ شخص محمود مراد خانی کوئی عام آدمی نہیں، خامنائی کی بہن کا بیٹا ہے، مطلب اس کا اپنا بھتیجا تھا۔ خامنائی کی بہن اور اس کا یہ بیٹا ایران میں اس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہے۔ انہی دنوں امریکہ کا بھی ایران پر شک بڑھنے لگا، جس کے بعد آخر 2009 میں امریکہ نے ایران پر بہت ہی سخت سینکشنز لگائے۔ اس گراف کو دیکھیں، امریکہ کے سینکشن سے پہلے ایران کی اکانومی بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی امریکہ نے سینکشنز لگائے ایران کی پوری اکانومی بالکل بیٹھ گئی۔ امریکہ کے ان سینکشنز کے بعد ایران جیسی آئل اور گیس سے مالا مال کنٹری بالکل بینکرپٹ ہونے لگی۔ امریکہ کی مرضی کے بغیر ایران اپنا گیس پوری دنیا میں کسی کو نہیں بیچ سکتا۔ ایون اپنے قریبی ملک پاکستان سے ڈیل کے بعد بھی پاکستان ایران سے گیس نہیں خریدتا، اور ایران کی سستی گیس چھوڑ کر دور قطر سے LNG منگواتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی بڑے چودھری کے ڈر سے اپنے گھر کے پاس والی دکان کی چیزوں کو چھوڑ کر روز دور جا کر مہنگی چیزیں خریدتا ہو۔ صرف 3 بڑی کنٹریز دنیا میں ایسی جو ایران کے ساتھ آج بھی بزنس کرتی ہیں، چائنا، رشیا اور انڈیا۔ آخر امریکہ کے ان سینکشنز کی وجہ سے ایران کے حالات اتنے خراب ہو کہ ایران کی گورنمنٹ امریکہ سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور آخر امریکہ کے پریزیڈنٹ براک اوباما کے ساتھ ایران نے نیوکلیئر ڈیل کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، جس کے بدلے میں امریکہ ایران سے سارے سینکشنز ہٹا دے گا اور ایران کی اکانومی دوبارہ سٹرونگ ہو جائے گی، جو دونوں ملکوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن پہلے دن سے امریکہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اس ڈیل کے سخت خلاف تھا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کے اس لیے خلاف تھا کیونکہ امریکہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جن کے سپورٹ کے بغیر امریکہ میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اپنے پہلے الیکشن جیتنے کے کچھ ہی عرصے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے کی ہوئی ڈیل ختم کر اور ایک بار پھر ایران کی اکانومی کمزور کرنے کے لیے ایران پر سخت سینکشنز لگائے، جس سے ایران کی اکانومی ایک بار پھر تیزی سے گرنے لگی۔ لیکن آف کورس ایران بھی ایران ہے، وہ باقی مسلم دنیا کی طرح ڈر کر خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی ٹرمپ نے ایران پر پابندیاں لگا، ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کیا۔ لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سب جانتے کہ وہ دنیا میں اپنے علاوہ کسی کی بھی بدماشی برداشت نہیں کرتا۔ جب ایران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے اچانک ایک دن ایک میزائل حملے سے ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو اڑا دی۔ یہ ایران اور اس کے عوام کے لیے بہت ہی بے عزتی کی بات ہے کہ کوئی اتنی آسانی سے پوری دنیا کے سامنے ان کے آرمی چیف کو مار دے، جس سے آہستہ آہستہ ایران میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھنے لگا۔ اور جیسے ہی سلیمانی کی موت کے بعد ایران میں نئے الیکشنز ہوئے، ایران کے اگلے الیکشنز میں ایک نیا پریزیڈنٹ آیا، ابراہیم رئیسی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ایران کا بہت ہی سخت پریزیڈنٹ تھا اور کسی حال میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابراہیم رئیسی کے پریزیڈنٹ بنتے ایران کا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ بڑھنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی صدر بنتے ہی سب کو یہ بات کلیئرلی سمجھا دی
کہ ایران اب امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کے خلاف لڑنے والے سارے گروپس کو فنڈنگ اور ویپنز بھیجنا شروع کیے، اور انہی کے دور میں اسرائیل اور غزہ کی وار شروع ہوئی۔ لیکن ہم سب کو پتا ہے جب کوئی بھی لیڈر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اتنا اوپنلی بولتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ President Raisi died when their helicopter crashed on رئیسی کے جانے کے بعد آج سے 1 سال پہلے ایران میں دوبارہ الیکشنز ہوئے، جس میں ایران کی عوام نے ابراہیم رئیسی سے بالکل اپوزٹ لیڈر چوز کیا، جو ایک بہت ہی سافٹ اور کام انسان ہے، سلام و درود به ملت عزیز و رشید ایران، جس نے پریزیڈنٹ بنتے ہی سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہم آج بھی آیت اللہ خامنائی کے اسی فتوے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں، دستور و فتوای مقام معظم رهبری اور ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ Nukes, they are not developing nukes. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہے، از نظر اعتقادی شکی نداریم، جس سے بہت ہی سیکرٹلی آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ اور ایران کی دوبارہ ڈیل کے لیے میٹنگز ہونے لگی۔ لیکن اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کی آپس میں ڈیل ہو جائے، اور اسرائیل ہر طرح کی کوشش کرنے لگا، جس کے بعد اسرائیل دوبارہ ایران پر جھوٹے الزام لگانے لگا Iran has never given up its quest for nuclear weapons. کہ ایران 1 مہینے کے اندر ایٹم بم بنانے جا رہا ہے، It could be within a few months. جو وہ پچھلے 25 سال سے کر رہا ہے۔ Iran has never given up its quest for nuclear weapons. Who will be the first to achieve nuclear weapons? From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. An initial device within months. یہ کیسا ایٹم بم ہے جو پچھلے 25 سال سے 1 مہینے میں بننے والا ہے لیکن آج تک نہیں بنا؟ اسرائیل نے ایران پر یہ الزام بھی لگایا کہ ایران بار بار امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے، اسی لیے آج اسرائیل ایران پر حملہ کر کے ایران کے ہر اس شخص کو چن چن کر مار رہا ہے۔ Where at least 8 people have been The killed. top advisor to Iran's supreme leader has died after being جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان حملوں سے اسرائیل یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ایران غصے میں آ کر کوئی ایسا غلط قدم اٹھائے جس سے سپر پاور امریکہ ایران پر حملہ کر دے اور آج سے بہت سال پہلے بننے والی آیت اللہ خمینی کی حکومت ٹوٹ جائے۔ سبسکرائب